दोस्तों नमस्कार। अपनी सीट की पेटी मजबूती से बांध लीजिए क्योंकि आज का यह एडिटोरियल कोई सामान्य विश्लेषण नहीं है। यह सीधे तौर पर सरकार की नीयत और मंशा पर सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उस विवादित 131वां संविधान संशोधन बिल की, जिसे सरकार महिला सशक्तिकरण का मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने पूरी बाजी पलट दी है। सदन में इस बिल का पास न होना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक हार साबित हुई है। विपक्ष और कई क्षेत्रीय दलों की एकजुटता ने यह साफ कर दिया है कि देश के संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ इतना आसान नहीं होगा। आखिर क्यों यह बिल सदन की दहलीज पार नहीं कर पाया? क्या इसके पीछे का असली कारण राज्यों की राजनीतिक ताकत को कुचलने की कोशिश थी? आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि कैसे विकास करने वाले राज्यों की आवाज को दबाने की इस कोशिश को फिलहाल एक बड़ा ब्रेक लग गया है। अगर आप एक छात्र हैं या राजनीति की गहरी समझ रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच के श्रेणी में है। चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक राजनीतिक हार और सरकार की मंशा का लाइन बाय लाइन विश्लेषण। तो रिजर्वेशन रूल्स ये एक्चुअल में 15 तारीख का ये लिखा गया था और 16 तारीख को जो है मतलब संसद में इसकी चर्चा हुई और वहाँ पर जो है इस बिल को पास नहीं करने दिया गया। उसी पर ये आज का एडिटोरियल है, मतलब उस दिन का एडिटोरियल है, लेकिन इसे जो है उसके साथ मिलाते हुए चल रहे हैं क्योंकि बाद वाले भी घटनाक्रम को हमने देखा है। तो रिजर्वेशन रूल्स का जो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। रूल्स का मतलब होता है एक चाल, ठीक है। चाल समझते हैं, छल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो एडिटोरियल का मानना है कि महिला आरक्षण एक चाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का असली मकसद सीटों का बंटवारा मतलब सीटों का बंटवारा करना है, न कि केवल महिलाओं को अधिकार देना, ठीक है। यह शीर्षक इस बात का मतलब इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या आरक्षण की आड़ में कुछ और राजनीतिक खेल हो रहा है। तो इसका सब हेडलाइन भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद डायरेक्ट उसमें चलेंगे। और आज इंग्लिश नहीं करने वाले हैं, आज जो है केवल और केवल इस एडिटोरियल का जो है हम देखना चाहेंगे कि ये एडिटोरियल में क्या कह रहा है सरकार के मंशा के बारे में, इस बिल के बारे में, ये क्या होने जा रहा था जिसे रोक दिया गया है। तो वीमेंस एम्पावरमेंट इज एन एक्सक्यूज टू अंडरमाइन फेडरल इक्विटी। फेडरल इक्विटी मतलब समझते ही हैं, यानी कि सरकार जो राज्यों के बीच की जो बराबरी है ना, वो फेडरल इक्विटी कहा जाता है उसका। इस लाइन का जो मतलब यह है कि जो महिला सशक्तिकरण का नाम लेकर सरकार राज्यों के बीच की बराबरी को कमजोर कर रही है, ठीक है। भारत एक संघ है जहां हर राज्य की अपनी अहमियत है, लेकिन नए नियमों से कुछ राज्यों की शक्ति कम हो सकती है। समझ गए? तो आगे चलते हैं। चलिए, in a parliament sitting, convened from April 16, the union government is seeking to advance women's empowerment, ठीक है, but as part of a wider legislative package, ठीक है। तो ये जो क्या कहेंगे आप इसको, मतलब कि ये जो है वाइडर लेजिस्लेटिव पैकेज है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 एंड ए कंपेनियन डिलिमिटेशन बिल, ये दोनों को जो है साथ में सरकार लाना चाह रही थी रिजर्वेशन के साथ। और इसमें पेच था ये चीज़ लाने का कि आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा था, ठीक है। तो ये देखते हैं, आइए एक मिनट। चलिए इसको हम ना
3 बिंदुओं में हम इसे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला तो तारीख और जो मौका है वो है 16 अप्रैल, यानी कि आज 19 अप्रैल है, 16 अप्रैल यानी कि ऐसे 2 दिन पहले की बात हो रही है। उसमें संसद की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, ठीक है ना। और क्योंकि ये पुराने एडिटोरियल है इसलिए जो है उस समय तो ये फ्यूचर की बात हो रही थी, लेकिन अब जो है वो घटना पास्ट में हो चुकी है, तो इसलिए वो बुलाई गई थी, ठीक है। तो सरकार का क्या दावा था? सरकार कह रही है कि वह महिलाओं को अधिकार यानी कि आरक्षण देने के लिए यह कदम उठा रही है। वो इसे महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट का नाम दे रही है। लेकिन असली पेच क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो एडिटोरियल का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को अकेले नहीं ला रही है, उसने इसे एक पैकेज की तरफ पेश किया है। इस पैकेज में 2 चीज़ें एक साथ बंडल कर दिया गया, मतलब कि नत्थी कर दिया गया, ठीक है ना। तो एक तो है 131वां संशोधन बिल जो महिला आरक्षण की बात करता है। याद रखिएगा ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है 131st अमेंडमेंट बिल 2026, वो जो है वो महिला आरक्षण की बात करता है। लेकिन दूसरा जो है वो क्या है आपका डिलिमिटेशन बिल, ये है डिलिमिटेशन बिल, ठीक है ना। यानी कि ये जो है सीमाओं को जो है फिर से बांटने का, मतलब उसको एक बार फिर से जो है एक बार डिमार्केट करने का जो है वो बिल है। यानी कि जो लोकसभा की सीटों की संख्या बदलने, अभी जो लोकसभा की सीटों की संख्या जो है 545 है और उसको जो बढ़ाकर मतलब 800 समथिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो लोकसभा की सीटों की संख्या बदलने और राज्यों के बीच उनका बंटवारा, ठीक है, दोबारा बंटवारा करने की बात करता है ये डिलिमिटेशन बिल। तो एडिटोरियल का ये कहना है कि सरकार महिला आरक्षण की अच्छी भावना का इस्तेमाल करके जो डिलिमिटेशन जैसे कड़वे और विवादित बिल को चुपके से पास करवाना चाहती है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इन अ पार्लियामेंट सिटिंग कन्वीन्ड फ्रॉम अप्रैल 16 द यूनियन गवर्नमेंट इज सीकिंग टू एडवांस ना आगे बढ़ाना वुमेन्स एम्पावरमेंट को, बट एज पार्ट ऑफ अ वाइडर लेजिस्लेटिव पैकेज। लेकिन ये जो है ना एक वाइडर लेजिस्लेटिव पैकेज के रूप में है, ठीक है, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2026 तो है ही, उसके साथ कंपेनियन बिल जो है वो डिलिमिटेशन बिल भी है, ठीक है। तो ये इस पर सवाल उठ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो द स्टेटेड मतलब जो घोषित कह सकते हैं आप, जो कथित जो रैशनल है, रैशनल मतलब तर्क, वो क्या है? इज द ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब लागू करना ऑफ द नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है ना। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जो है ना उसको लागू करने का ये तर्क है, ठीक है। ये जो है 106th अमेंडमेंट ऑफ 2023, ये 2023 में ही ये अमेंडमेंट आ चुका था, ठीक है। विच रिजर्व्स 1/3 ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स, जो रिजर्व करता है, ठीक है, और फॉर वीमेन बट वाज टाइड टू अ पोस्ट सेंसस डिलिमिटेशन, ठीक है। इसको भी समझने की कोशिश की, इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है, ठीक है ना। सरकार ये तर्क देती है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप महिला आरक्षण और सीटों के बंटवारे को यानी कि डिलिमिटेशन को खिचड़ी बनाकर एक साथ क्यों ला रहे हैं, तो सरकार कहती है कि हम तो बस पुराने कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन पुराना कानून है क्या? पुराना कानून जो है वो 2023 में एक कानून पास हुआ था जिसका नाम था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसका नाम था, मतलब इसका काम था महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें देना, यानी कि 1/3। लेकिन इसमें जो पेंच क्या है, ये जो शर्त क्या है, देखिए उस समय भी एक पेंच डाल दिया था सरकार ने। वो क्या था? जब 2023 में यह कानून बना था तब उसमें सरकार ने एक शर्त लिख दी थी। अगर सरकार की मंशा होती कि हमें जो है नारी को सशक्त करने के लिए 33% की आरक्षण दे देना है तो ये 2023 में ही पास हो चुका होता। लेकिन शर्त यह उस समय दे दी गई कि महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, यह तभी लागू होगा जब अगली जनगणना यानी कि सेंसस हो जाएगी और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों को दोबारा तय कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एडिटोरियल का जो नजरिया यह है कि एडिटोरियल यह कहना चाहता है कि सरकार ने 2023 में ही यह जाल बिछा दिया था। उन्होंने जानबूझकर महिला आरक्षण को परिसीमन की शर्त से यानी कि डिलिमिटेशन की शर्त से बांध दिया था ताकि जब भी उन्हें सीटों का बंटवारा बदलना हो,
ठीक है, जिससे उत्तर भारत को फायदा मिले, तो वे महिला सशक्तिकरण का नाम लेकर उसे आसानी से पास करा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया ये लाइन। द गवर्नमेंट्स इंसिस्टेंस, अब गवर्नमेंट का जो इंसिस्टेंस है, यानी कि एक तरीके से उसका आग्रह जो है वो क्या है, ऑन बंडलिंग, बंडलिंग एक साथ जोड़ना वुमेन रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन के साथ। तो ये सजेस्ट क्या करता है, दैट द फॉर्मर, यानी कि रिजर्वेशन जो है वुमेन रिजर्वेशन, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एज पॉलिटिकल कवर फॉर द लेटर, दूसरे के लिए एक राजनीतिक आर के रूप में उसको लाया जा रहा है। अ स्वीपिंग री एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स दैट वुड रिसेप द फेडरल कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट टू द एडवांटेज ऑफ स्टेट्स वेयर द भारतीय जनता पार्टी enjoys electoral dominance and at the expense of states where it has been historically weak। ठीक है ना, अब इसको 4 बिंदुओं में आप समझिए। सरकार की जो जिद है या जो कहना है, वो सरकार इस बात पर अड़ी है, यानी कि इंसिस्ट कर रही है कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन, यानी कि सीटों का जो नया बंटवारा है, एक साथ ही होंगे, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटिकल जो कवर है वो क्या है, यानी कि ढाल का खेल एक तरीके से। तो एडिटोरियल का कहना है कि महिला आरक्षण तो सिर्फ एक राजनीतिक कवर है, यानी कि एक पर्दा है। असली मकसद इसके पीछे छिपे परिसीमन को, यानी कि डिलिमिटेशन को लागू करना है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मतलब कि किसी कड़वी दवा पर चीनी की परत चढ़ा दी जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो फायदा किसको होगा? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सीटों का दोबारा बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर, अगर सीटों का दोबारा बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इन राज्यों में बीजेपी बहुत मजबूत है, इसलिए संसद में उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। नुकसान किसको होगा, यानी कि एट द एक्सपेंस ऑफ, तो दक्षिण भारत और अन्य राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु ने अपनी जनसंख्या को काबू में रखा है, इसलिए वहां सीटें कम बढ़ेंगी। क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है, इसलिए देश की राजनीति में इन राज्यों की आवाज और हिस्सेदारी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एडिटोरियल ये आरोप लगाता है इसमें कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक ऐसा खेल खेल रही है जिससे संसद में उसकी अपनी सीटें और ताकत बढ़ जाए और विरोधी राज्यों की ताकत घट जाए, ये कहने की बात हो रही है। नेक्स्ट जो है वो देखिए, अगला पैराग्राफ है, व्हेन इंडियाज डिसेनियल सेंसस, डिसेनियल एक दशक का जो होता है, ठीक है ना, तो decennial census was delayed for more than 5 years without a definitive or rational explanation from the BJP-led union government. The political logic was not hard to discern. ठीक है, यानी कि इनको भी आप जो है कुछ पॉइंट्स में समझिए। जनगणना में देरी क्यों हुई? भारत में नियम है कि हर 10 साल में जनगणना, यानी कि डिसेनियल सेंसस होनी चाहिए, जैसे 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ। इसके हिसाब से अगली जनगणना जो है वो 2021 में होनी थी, लेकिन इसमें 5 साल से ज़्यादा की देरी हो गई है। तो इसके लिए जो है सरकार जो है कोई एक डेफिनेटिव और रैशनल एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही है। लेकिन मतलब कि जो एडिटोरियल कहता है कि बीजेपी सरकार ने इस देरी के पीछे कोई ठोस, यानी कि डेफिनेटिव और तर्कसंगत, यानी कि रैशनल कारण नहीं दिया, बस तारीखें आगे बढ़ती रही। तो इसका जो पॉलिटिकल लॉजिक क्या हो सकता है, तो एडिटोरियल का मानना है कि इस देरी के पीछे जो है एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी, जिसे समझना बहुत आसान है, यानी कि नॉट हार्ड टू डिसर्न, मतलब बहुत आसान है ये। तो चाल आखिर क्या थी? देरी इसलिए की गई ताकि जनगणना का समय 2026 के करीब पहुंच जाए। संविधान के पुराने नियमों के हिसाब से 2026 के बाद, ये लाइन याद रखिएगा, संविधान के पुराने नियमों के हिसाब से 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटें बदली जा सकती थी।
अगर सरकार 2021 में ही जनगणना करवा लेती तो वह सीटों को बढ़ाने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल शायद इतनी आसानी से नहीं कर पाती। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जनगणना को जो है ना जानबूझकर इतना खींचा गया ताकि सरकार अपने पसंदीदा समय पर सीटों का बंटवारा कर सके। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। The 2021 census was first postponed. इसको पहली बार पोस्टपोन कर दिया citing COVID-19, but no reason was offered for the successive deferrals that followed. ठीक है, until it was quietly announced that the exercise would be carried out in 2026-27. ठीक है ना, यानी कि इसको भी 3 चरण में समझिए। पहले शुरुआती जो बहाना था कोविड-19 का था, यानी कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इसे टाला जा रहा है। उस समय यह तर्क लोगों को जायज भी लगा था, लेकिन इसके बाद जब कोरोना खत्म हो गया तो बिना वजह की देरी क्यों की गई, यानी कि कोरोना खत्म होने के बाद भी जनगणना नहीं कराई गई। मतलब कि एडिटोरियल यह कहता है कि इसके बाद जितनी बार भी इसे टाला गया, सरकार ने उसकी कोई वजह नहीं बताई, बस काम रुका रहा। और अंत में बिना किसी शोर शराबे के चुपके से यह बता दिया गया कि अब जनगणना का काम 2026-27 में किया जाएगा। तो एडिटोरियल ये इशारा कर रहा है कि कोविड तो सिर्फ एक शुरुआती बहाना था, असली मकसद जनगणना को जानबूझकर 2026 तक खींचना था ताकि उसे परिसीमन के नए नियमों के साथ फिट बैठाया जा सके। समझ गए? तो नेक्स्ट सेंटेंस मिलता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत, जो द फ्रीज ऑन इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स, ठीक है ना, लोकसभा सीट्स के जो इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो फ्रीज जो लगा हुआ है, पैक्ट टू द 1971 सेंसस, ये जुड़ा हुआ है 1971 सेंसस से, वाज सेट टू एक्सपायर, ये खत्म होने वाला था ओनली आफ्टर द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द ईयर 2026 वॉज पब्लिश्ड। वही चीज़ जो पहले हमने बताया आपको, वही चीज़ है यहाँ पर फिर से बताया गया है कि इसको देखिए, इसको थोड़ा सा और पीछे जाइए। यहाँ पर ना 1976 में क्या हुआ था कि संविधान में एक नियम बनाया गया था कि किस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी। यह 1971 की जनसंख्या पर फिक्स यानी कि फ्रीज रहेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों यानी कि जैसे दक्षिण भारत को नुकसान न हो। समझ गए बात को? तो ये चीज़ था, लेकिन ये रोक कब तक रहेगी? ये रोक लगाई गई थी कि जब तक साल 2026 के बाद वाली पहली जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक सीटों की संख्या बदली नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए जनगणना 2021 में हो जाती तो वह 2026 से पहले की जनगणना होती, तो नियम के अनुसार क्या होता कि सीटों को बदलने के लिए 2026 के बाद वाली जो जनगणना है उसके आंकड़ों का इंतजार करना पड़ता, जो सामान्यतः 2031 में होती। लेकिन जो अगला चुनाव है 2029 में है, याद रखिएगा इस चीज को। तो सरकार की जो इसमें एक जो पेच है वो एडिटोरियल यह कहता है कि सरकार ने जनगणना में इतनी देरी की कि अब वह 2026 में होगी। चूंकि यह 2026 या उसके बाद की पहली जनगणना कहलाएगी, इसलिए सरकार अब कानूनी रूप से सीटों की संख्या बदलने के लिए आज़ाद हो जाएगी। तो संविधान ने एक लक्ष्मण रेखा जो खींची थी कि 2026 के बाद ही सीटें बदली जाएंगी, सरकार ने जनगणना को ही खिसकाकर उस रेखा के पास पहुंचा दिया ताकि वो तुरंत सीटें बदल सके। समझ के बात को? पेंच यहां पर था। आगे है दिस मेंट, इसका मतलब ये था कि दैट इन द नॉर्मल कोर्स डिलिमिटेशन वुड हैव बीन बेस्ड ऑन 2031 सेंसस। ठीक है, यानी कि इसका जो मतलब कि सरल मतलब ये कहने का है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता और 2021 की जनगणना समय पर हो जाती तो वह सीटों के बंटवारे के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुसार 2026 के बाद वाली जनगणना का डेटा ही इस्तेमाल किया जा सकता है और अगला मौका जो है 2021 के बाद अगली जनगणना नियम से 10 साल बाद यानी कि 2031 में होती। तो
तो नतीजा इसका मतलब यह होता कि अगर सरकार ने 2021 की जनगणना में देरी नहीं की होती तो उसे सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने के लिए 2031 की जनगणना का इंतजार करना पड़ता, है कि नहीं? तो एडिटोरियल का यहाँ यह इशारा है कि 2031 अभी बहुत दूर है, सरकार इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए उसने 2021 वाली जनगणना को इतना खींच दिया कि वो 2026 के बाद वाली जनगणना की कानूनी श्रेणी में आ जाए। समझ गए बात को? अब देखिए, बाय डिलेइंग द सेंसस टू 2026-27 द गवर्नमेंट इंश्योर्ड दैट द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कुड बी इनिशिएटेड ऑन इट्स preferred timeline using the 2026-27 census rather than one conducted in 2031। अब इसको समझिए, इसको भी तीन ये जो इसमें जो है ना मतलब ये जो इसका जो गहरा मतलब है, इसको तीन बातों में आप या तीन बिंदुओं में आप समझिए। सबसे पहले कि प्रेफर्ड टाइमलाइन जो सरकार की थी वो क्या थी? अगर सरकार 2021 में जनगणना करवा लेती तो उसे सीटों का बंटवारा करने के लिए 2031 तक रुकना पड़ता, ठीक है? लेकिन सरकार चाहती थी कि यह काम जल्दी हो जाए, तो ये जो देरी हुआ तो उसका फायदा किसको? जनगणना को 2026-27 तक खींचकर सरकार ने इसे कानूनी रूप से 2026 के बाद वाली पहली जनगणना बना तो दिया। इससे सरकार को वह चाबी मिल गई जिससे वो जब चाहे सीटों का बंटवारा शुरू कर सकती है। अब देखिए, 2031 वर्सेस 2026, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं एडिटोरियल का यह मानना है कि सरकार ने 2031 का लंबा इंतजार करने के बजाय जनगणना को ही देरी से कराकर 2026-27 के डेटा का इस्तेमाल करने का रास्ता साफ कर दिया, ठीक है? तो सीधे अर्थों में अगर देखें तो यह देरी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना थी, ताकि सीटों के पुनर्गठन का काम सरकार अपनी मर्जी के समय पर शुरू कर सके। समझ के बात को? अब देखिए एक नया पैराग्राफ है। नाउ अब क्या है? परहैप्स रियलाइजिंग, एहसास करना, that any delimitation exercise would itself take years to conclude after the 2026-27 census and therefore not be ready even for the 2029 Lok Sabha election. The government appears to be in a tearing hurry to proceed with delimitation on the basis of the last completed census, that of 2011। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको जरूर समझिए। यहाँ जो एडिटोरियल जो है सरकार की एक नई और हैरान करने वाली योजना के बारे में बता रहा है। वो क्या है? देखिए, समय की कमी का एहसास था सरकार को कि इतना कम समय में तो होगा नहीं, यानी कि सरकार ने जनगणना को 2026-27 तक तो खींच दिया, लेकिन अब उन्हें एक और समस्या समझ आ रही है। जनगणना होने के बाद उसके आंकड़ों को प्रोसेस करने और फिर पूरे देश में सीटों की नई सीमाएं तय करने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन आने वाला चुनाव जो है 2029 में है, तो एडिटोरियल का कहना है कि सरकार को डर है कि अगर वे 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों का इंतजार करेंगे तो सीटों का नया बंटवारा 2029 के अगले लोकसभा चुनाव तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है अंधाधुंध जल्दबाजी की बात हुई। 2029 के चुनाव के में फायदा उठाने के लिए सरकार अब बहुत ज्यादा जल्दबाजी में दिख रही है और इसलिए जो है एक हैरान करने वाला फैसला आया है कि इस जल्दबाजी में सरकार अब यह चाहती है कि वो नई जनगणना यानी कि 2026-27 का इंतजार भी ना करे, बल्कि 2011 की पुरानी जनगणना जो 15 साल पुरानी हो चुकी होगी के आधार पर भी, मतलब कि उसी के आधार पर ही अभी से सीटों का बंटवारा और बढ़ोतरी शुरू कर दे। समझ के बात को? सरकार 2029 के चुनाव से पहले किसी भी हाल में उत्तर भारत में सीटें बढ़ाना चाहती है, भले ही उसके लिए 15 साल पुराने जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। ये एडिटोरियल का कहना है। समझ गए? अगला लाइन चलते हैं। मतलब कि 131 यानी कि 131वां जो अमेंडमेंट बिल जो है वो अमेंड्स करती है आर्टिकल 55, ठीक है, 81, 82, 170, 330, 332
एंड 334A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का जो मतलब है कि जो बदलाव को जो दायरा होगा, इसमें जो एडिटोरियल बता रहा है कि यह 131वां संशोधन बिल कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। यह संविधान के 7 अलग अलग अनुच्छेदों यानी कि आर्टिकल्स को एक साथ बदलने की ताकत रखता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 55, लोकसभा और विधानसभा की बनावट यानी कि आर्टिकल 81, 170 और आरक्षण आर्टिकल 330 और 332 से जुड़े हुए हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो एडिटोरियल जो है हमारा ध्यान यानी कि पाठकों का ध्यान जो है इस बात पर खींच रहा है कि इसके बाद जो बदलाव बताए जा रहे हैं वे सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल है यहाँ। यानी ये वे बदलाव हैं जिसका असर भारत की राजनीति और राज्यों की ताकत पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो यह लाइन जो है आने वाले बड़े बदलावों के लिए एक भूमिका की तरह है। समझ के बात को? अगला लाइन में चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इट रेजेस द सीलिंग ऑन लोकसभा मेंबरशिप फ्रॉम 530 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज टू 815 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। यानी कि टोटल अभी कितना है? टोटल कितना है? 530 आपका स्टेट से है और 20 जो है यूनियन टेरिटरी से, उसको बढ़ाकर 815 को हो जाएगा और 20 जो बढ़ाकर उसको 35 हो जाएगा, ठीक है। टू अ पोटेंशियल हाउस ऑफ 850, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। यानी कि इसको 3 बिंदुओं में समझें। इसको सीटों की संख्या में जो है उछाल आएगी, यानी कि अभी हमारे संविधान के जो हिसाब हैं उसके अनुसार जो है लोकसभा में राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं। सरकार इस सीमा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। जो नया प्रस्ताव है उसके अनुसार जो है राज्यों की सीटें 530 से बढ़ाकर 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 20 से बढ़ाकर 35 कर दी जाएंगी। जो नया विशाल सदन होगा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 850 तक पहुंच सकती है। अभी यह संख्या 543 है, यानी लगभग 300 से ज़्यादा नई सीटें जोड़ी जा रही है। यानी कि अगर सीधे अर्थ में देखें तो सरकार जो है लोकसभा का आकार बहुत बड़ा करने जा रही है। और यहाँ जो एडिटोरियल ये संकेत दे रहा है कि इतनी सारी सीटें कहाँ और किस राज्य में बढ़ेंगी, असली खेल वहीं छिपा हुआ है। समझ गए? तो आइए नेक्स्ट लाइन में। सेकेंड, इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन विच स्पेसिफाइज द 1971 सेंसस फॉर सीट एलोकेशन एंड द 2001 सेंसस फॉर बाउंड्री डिमार्केशन विद द ओपन एंडेड फॉर्मुलेशन दैट इज पॉपुलेशन shall mean the census as parliament may by law determine। ठीक है, यहां तक देखते हैं। तो इनको सरल बिंदुओं से इस तरह के समझें। जो पुरानी परिभाषा थी वो थी कि जो हमारे संविधान में जनसंख्या का जो मतलब था वो बिल्कुल साफ था। सीटों के बंटवारे के लिए 1971 की जनगणना और सीटों की सीमाओं के लिए, देखिए सीटों के बंटवारे के लिए 1971 की जनगणना और सीटों की सीमाओं, जो सीमाएं होती हैं ना, उसके लिए 2001 की जनगणना का ही इस्तेमाल किया जा सकता था। यह साल संविधान में लिखे हुए थे, ठीक है, जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल था। लेकिन नई परिभाषा क्या है? सरकार अब इस फिक्स्ड नियम को हटाकर उसे ओपन एंडेड बना रही है। यानी कि अब संविधान यह नहीं कहेगा कि कौन से साल की जनगणना इस्तेमाल होगी। अब यहां पर मर्जी चलेगी संसद की, यानी कि इसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि अब परिभाषा यह होगी कि जनसंख्या का मतलब वही साल होगा जो संसद कानून बनाकर तय करेगी। तो खतरा इसमें क्या है? यानी कि इसमें खतरा यह है कि सरकार जब चाहे एक साधारण कानून पास करके जनगणना का साल बदल सकती है। उसे बार बार संविधान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सरकार को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी साल का डेटा इस्तेमाल करने की छूट मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि सरकार जो है वो संविधान से वो ताला हटा दिया है जिसने जनगणना के साल को बांध रखा था। अब चाबी सरकार के हाथ में
कि वह कब और किस साल के आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहती है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। द चॉइस ऑफ विच सेंसस टू यूज इज नो लॉन्गर लेफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चॉइस है अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं है, बट विल डिपेंड ऑन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन चेंजेबल बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है ना, वही चीज़ जो ऊपर बताए गए हैं वही चीज़ सेम चीज़ है। यानी कि अब तक ये तय करना कि सीटों के लिए कौन सी जनगणना इस्तेमाल होगी एक संवैधानिक मामला था, इसे बदलना बहुत कठिन होता था, लेकिन मतलब क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती थी। अब यह सुरक्षा खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? और जो अब साधारण कानून का राज होगा, अब यह फैसला जो है साधारण कानून के जरिए, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए होगा। यानी जैसे सामान्य कानून बनाए जाते हैं वैसे ही सरकार यह तय करेगी कि उसे कौन सा डेटा इस्तेमाल करना है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि साधारण कानून को बदलने के लिए, ठीक है, सरकार को केवल साधारण बहुमत चाहिए। यानी जिस भी पार्टी के पास संसद में आधे से एक ज़्यादा सीट है वह अपनी मर्जी से जनगणना का साल बदल सकती है। ठीक है, चलिए। थर्ड, इट डिलीट्स द थर्ड प्रोविजन टू आर्टिकल 82 एंड 170 इंटायरली। ठीक है ना, ये जो है पूरी तरह से इसको बदलती है। मतलब कि ये जो तीसरा जो बड़ा बदलाव है बिल के तीसरे मुख्य बिंदु पर जो है वो है, यानी कि रुकावट को हटाया जा रहा है यहाँ से। संविधान के जो अनुच्छेद आर्टिकल या कह सकते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल जो एक ही है, 82 और 170 में कुछ प्रावधान यानी कि प्रोविजोज हैं, इसको शर्तें या प्रावधान कहिए या शर्तें कहिए, वो लिखी थी। इन शर्तों का काम यह था कि जनगणना के बाद भी सीटों की संख्या को एक निश्चित समय तक बदलने से रोकती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि सरकार ने इस नए बिल के जरिए उन रुकावटों या शर्तों को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो यह एक कानूनी सफाई है। सरकार उन सभी कानूनी अड़चनों को रास्ते से हटा रही है जो इसे लोकसभा और विधानसभा की सीटों को तुरंत बढ़ाने या बदलने से रोक सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन वो है बड़ा अच्छा। A freeze on seat allocation that has been in place since the 42nd Amendment of 1976 and extended by the 84th Amendment of 2001 guaranteed states that had stabilized their populations that they would not lose parliamentary seats as a consequence। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, इसको भी आप जो है अलग अलग पॉइंट से समझिए। जैसे कि एक पुरानी गारंटी थी 1976 में जो है इंदिरा गांधी के समय, और फिर 2001 में वाजपेयी सरकार के समय देश के राज्यों से एक वादा किया गया था। वो वादा यह था कि लोकसभा में आपकी सीटों की संख्या नहीं घटाई जाएगी, चाहे आपकी जनसंख्या कम ही क्यों ना हो। ठीक है, या कम ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का जो इनाम जो था, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसने सरकार की बात मानी और परिवार नियोजन अपनाकर अपनी जनसंख्या कम कर ली। उन्हें डर था कि अगर जनसंख्या कम हुई तो लोकसभा में उनकी सीटें भी कम हो जाएगी। तो इस डर को दूर करने के लिए कानून ने सीटों की संख्या को 1971 की जनसंख्या पर फ्रीज कर दिया था। ठीक है, यानी यह पक्का कर दिया गया था कि जनसंख्या कम करने की वजह से किसी राज्य को राजनीतिक ताकत कम नहीं होगी, उसकी राजनीतिक ताकत कम नहीं होगी, यानी कि सीटें कम नहीं होगी। तो यहाँ जो ये है, दिस सेफगार्ड इज नाउ रिमूव्ड। तो अब जो ये सेफगार्ड जो है, यानी कहा है कि एडिटोरियल ये कहता है कि यह कानून जो है उन राज्यों के लिए ये गारंटी थी, ठीक है, जिन्होंने देश के हित में अपनी आबादी को स्थिर किया था। अब जो है यह सेफगार्ड जो है वो क्या है कि अब इस सेफगार्ड को हटा लिया गया है। ठीक है ना, उसको ये सेफगार्ड जो है, यानी कि वो कानूनी सुरक्षा या गारंटी जो किसी के हितों की रक्षा के लिए दी जाती है, या जो है उस गारंटी से, इसका मतलब उस गारंटी से है जो जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को दी गई थी कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो 131वें संविधान संशोधन बिल के जरिए उस सुरक्षा को हटा दिया गया है। तो आज के लिए जो ये एडिटोरियल का
यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। इसके पार्ट 2 में जो है, जो रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल का जो अंश है वो मैं करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।